हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज कौशल। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, भारत में जो नदी तंत्र है वो बहुत ज्यादा नदियों की वजह से एक रिवर सिस्टम में नहीं बांटा गया है। पूरे भारत की जो नदियां हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर 4 रिवर सिस्टम में पूरी भारत की नदियों को बांटा गया है। पहला रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। इंडस माने सिंधु, यानी इसी को हम कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी सिंधु कहां से निकलती है, कहां जाती है, इन सब बारों में चर्चा करेंगे और उसकी कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक तो रिवर सिस्टम हो गया सिंधु या इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीसरा रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम। देखो, गंगा रिवर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। और दोस्तों, गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों, यानी गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चौथा और आखिरी रिवर सिस्टम है, चूंकि जितनी भी नदियां बची उन सभी नदियों को ग्रुप में बांटा गया। अलग अलग रिवर सिस्टम या नदी तंत्र बनाए गए। जैसे इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया। और गंगा रिवर सिस्टम में गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताया जाएगा। और चौथा रिवर सिस्टम जो और नदियां बची उन सभी नदियों को चौथे रिवर सिस्टम में डाला गया और इसका नाम रखा गया साउथ इंडियन रिवर्स। साउथ इंडियन रिवर्स, या इसी को पेनिनसुला इंडियन रिवर भी कहते हैं। पेनिनसुला इंडियन रिवर्स। इसी को दोस्तों हम दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, या इसी का एक नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत एक ही होता है। प्रायद्वीप भारत की नदियां। ये दोस्तों मुख्यतः 4 रिवर सिस्टम हैं जिनमें भारत की सभी नदियों को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इनमें से एक एक रिवर सिस्टम लेंगे और उसको पढ़ेंगे, फिर उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, फिर रिवर सिस्टम दूसरा पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, नदियां पढ़ने के पहले हमको एक बात जाननी बहुत ही आवश्यक है कि नदियां कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं। जितने भी सवाल होते हैं ज्यादातर ऐसे आते हैं, जैसे किसी भी नदी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बताइए इस नदी का उद्गम कहां पे है, या इस नदी का मुहाना कहां पे है, या
नदी की सहायक नदी कौन सी है? एक ऑप्शन दिया होगा और उसमें वो कहेंगे बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है, जो एक नाम पूछा गया जाएगा जैसे गंगा या सिंधु या ब्रह्मपुत्र या दक्षिण भारत में जो नदी है उनमें कोई सी भी एक, उसकी सहायक नदी कौन सी है। या आजकल नेगेटिव अप्रोच वाले सवाल बहुत आते हैं, उसमें पूछते हैं बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है चार ऑप्शन में से जो गंगा की सहायक नहीं है, या किसी और नदी के बारे में पूछ सकते हैं कि उसकी सहायक नहीं है। तो ऐसे आजकल सवाल ज्यादातर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहे हैं सवाल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेस है, ये एक ऐसा स्थान है जहां से कोई नदी निकलती है और इस स्थान से मान लीजिए ये नदी निकल रही है। थोड़ा हम इसको डार्क कर लें, मेन रिवर है, ये नदी बह रही है। तो ये नदी जो बहती है, ये नदी कहीं से तो निकल ही रही है और जहां से ये नदी निकलती है उस स्थान को दोस्तों हम कहते हैं नदी का उद्गम, उद्गम या उद्गम स्थल, नदी का उद्गम या उद्गम स्थल। और इसी को दोस्तों इंग्लिश में ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन या उद्गम। इसी को हम जन्म स्थान भी कह सकते हैं, जन्म स्थान, यानी नदी का जन्म स्थान कहां से है। और जन्म स्थान को दोस्तों हम कहते हैं बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस या जन्म स्थान। और इसी का एक और नाम है नदी का स्रोत, और स्रोत को दोस्तों हम सोर्स कहते हैं। यानी सवाल पूछा जाता है कि बताइए, कोई भी एक नदी का नाम दे दिया गया और पूछा गया बताइए इस नदी का उद्गम कहां से, यानी ये नदी कहां से निकलती है। तो चाहे वो उद्गम यानी ओरिजिन कहें, चाहे वो ये पूछ लें कि इस नदी का स्रोत, कोई भी नदी का नाम दे दिया, जैसे गंगा का नाम दे दिया या सिंधु का नाम दे दिया और उन्होंने पूछा कि बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, या इस नदी सिंधु का स्रोत कौन सा है, या सिंधु का जन्म स्थान कहां से है, कहां से ये जन्म स्थान है, इसका जन्म कहां से हो, यानी कहां से निकलती है, यानी इसका सोर्स या स्रोत क्या है। तो स्रोत या सोर्स का मतलब होता है जहां से वो निकलेगी। तो नदी चूंकि एक स्थान से निकलेगी तो वही उसका उद्गम, स्रोत या जन्म स्थान कहलाएगा। लेकिन भाई नदी कहीं ना कहीं गिरेगी भी तो, और जहां पर नदी गिरती है उस स्थान को नदी का मुहाना कहते हैं, मुहाना। और मुहाने को इंग्लिश में ड्रेन कहा जाता है, ड्रेन से बना है ड्रेनेज, ड्रेन या ड्रेनेज या मुहाना हिंदी में। हर एक नदी का एक मुहाना होता है, कहीं ना कहीं नदी जरूर गिरेगी और गिरने के लिए उसको निकलना पड़ेगा कहीं से, तो यानी हर एक नदी का एक उद्गम और एक मुहाना होता है। हर एक नदी कहीं ना कहीं से जरूर निकलती है और वो कहीं ना कहीं जरूर गिरती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जहां से नदी निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं और जहां नदी गिरती है उसे हम ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी की कुछ और नदियों की, जैसे सहायक नदियां। अगर मान लीजिए इस नदी में कोई छोटी छोटी नदियां मिल जाएं, और अब ये छोटी नदी है, इसका पानी इसमें मिलेगा, ये पानी आगे बढ़ेगा, इसी में बह जाएगा पानी। अब हो सकता है कि एक ही दिशा से नदी मिले छोटी वाली कई सारी, या अपोजिट डायरेक्शन में मिले, अलग अलग दिशाओं से मिले। ये छोटी जो नदियां मिल रही हैं ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी नदियां होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज हैं ये, हिंदी में सहायक नदियां या सहायक नदी। एक नदी है तो सहायक नदी, सहायक नदी है, सहायक नदियां कहलाती हैं, ठीक है। बहुत सारी होंगी तो सहायक नदियां, एक होगी तो सहायक नदी। और अब ये जो छोटी छोटी नदियों का पानी है ये भी इसी बड़ी वाली नदी में पानी मिक्स हो जाएगा, तो इसी बड़ी जो बड़ी नदी हो गई इसी को अब हम कहेंगे मेन रिवर, मेन रिवर या मुख्य नदी। यानी मुख्य नदी ऐसी नदी होती है जिसमें
मुख्य नदी, मुख्य नदी वो नदी होती है जिसमें कई सारी छोटी छोटी नदियां अपना पानी समर्पित करती हैं। तो हमने बताया हर एक नदी का एक उद्गम होगा या ओरिजिन होगी या सोर्स या स्रोत या जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस होगा, और वो नदी जब निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो नदी गिरेगी भी, वही उसका मुहाना या ड्रेनेज कहलाएगा। और जब छोटी नदियां बहुत सारी उसमें मिलेंगी, एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है, तो उन सभी नदियों को हम ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां कहते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? अब सवाल कैसे आएंगे? सवाल आते हैं कि बताइए, कोई भी दे दिया कि इस नदी की सहायक नदी का नाम बताइए, या इस नदी पर कौन सा डैम या ब्रिज बना है, या कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना यानी प्रोजेक्ट लगाई गई है। ठीक है, वो सब बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नदियों के बारे में बात करेंगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। किसी और टॉपिक में हम डैम लेंगे, ब्रिज लेंगे, और जो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, परियोजनाएं लगाई जाती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ नदियों के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों पहली हेडिंग डालिए नंबर 1। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हमको इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी हम ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे वो सब हम मैपिंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, वो चाहे छोटा सा छोटा मैप बनाना हो तो भी बनेगा, वो चाहे ग्लोब का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूपी का हो, या किसी वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट का हो, सब कुछ मैप पे ही पढ़ाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैप हम बड़ा बनाएंगे ताकि हमको अपने हिसाब से नदियां भी बनानी है। ये हमारा सिक्किम और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमको पूरे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको सिंधु नदी तंत्र बनाना है, और सिंधु नदी जो है वो ऊपर से ही निकलती है। तो यहां पर दोस्तों एक प्लेस आता है, ये हमारा भारत है, और ये हो गया नेपाल, ये सिक्किम है, ये पड़ोस में भूटान है, इधर म्यांमार है, और ये नीचे वाला हिस्सा बांग्लादेश है। तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे नदियों की। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर तिब्बत में, नेपाल के ऊपर तिब्बत, तिब्बत के ऊपर चाइना, तो यहां पर एक जगह पड़ती है तिब्बत में, और उस जगह का नाम है सिनकाबॉब, यानी ये एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम हो गया सिनकाबॉब। सिनकाबॉब, और ये जो सिनकाबॉब है ये एक जलधारा है, जलधारा। सिनकाबॉब जलधारा से एक नदी निकलती है जो पहले तिब्बत में, चाइना में, फिर लद्दाख होते हुए यानी भारत के हिस्से से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसी नदी को दोस्तों हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब दोस्तों हम लोग जिस पेन से नदी हम बना रहे हैं उसी पेन से हम उस नदी का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी कलर से हम नदी बनाएंगे उसी कलर से उस नदी का नाम लिखेंगे, ताकि आपको नदी जब आप देखो तो उसका नाम आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमने रेड मार्कर से बनाई है यही है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी जन्म स्थान या बर्थ प्लेस जो है वो है सिनकाबॉब नाम की एक जलधारा से ये निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा राज्य बना लेते हैं। जैसे यहां पर एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और यहां पर है पंजाब, और ये वाला हमारा उत्तराखंड,
यूपी हमारा, ठीक है। कुछ ऐसे, ये हमारा यूपी है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग कर दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। तो खैर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, हम अभी बात करेंगे यहां से। दोस्तों यहां पर एक माउंटेन है, एक रेंज है, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और इसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दक्षिण दिशा में एक छोटी सी लेक है, और इस लेक का नाम वुलर लेक है। और यही वुलर लेक पूरे भारत में, पूरा जितना भी हमारा भारत है, उस पूरे भारत में फ्रेश वाटर या ताजा पानी, इसी को मीठा पानी भी कहते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी लेक है। यानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, इसी का नाम है वुलर झील। वुलर झील, यह है वुलर झील, ठीक है। और वुलर झील यहां पर है जम्मू कश्मीर में, और यहीं से एक नदी निकलती है। वुलर झील से एक नदी निकलती है जो पहले जम्मू कश्मीर में बहती है, और उसके बाद लद्दाख होते हुए ये पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती है। चूंकि ये अलग अलग राज्यों से होते हुए बह रही है, पाकिस्तान में जा रही है, दोस्तों बहुत बेचारी झेल गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया झेलम नदी। ऐसे याद कर लीजिए, इसका नाम है झेलम। तो झेलम नदी वुलर झील से निकलती है। इसी वुलर झील के पास में एक और लेक है, उसका नाम है शेषनाग या वेरीनाग झील। दोस्तों ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में एक छोटी नदी यहां पर पड़ता है कुल्लू मनाली, और कुल्लू मनाली के उत्तर से एक छोटी सी नदी निकलती है, इसी नदी का नाम है चंद्रा नदी। इसको हम कहते हैं चंद्रा। और एक दूसरी छोटी नदी है जिसका नाम है भागा। चंद्रा और दूसरी नदी, इसका नाम भागा। और जब चंद्रा और भागा, यहां पर बता रहे हैं, एक है भागा नदी, और दूसरी है चंद्रा नदी। यह है चंद्रा और चंद्रा और भागा, जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद इनका संयुक्त जल चंद्रभागा कहलाता है। चंद्रभागा, ये चंद्रभागा के नाम से आगे बहती है। चंद्रा और भागा मिलकर बनी है चंद्रभागा, और चंद्रभागा ये बहती है हिमाचल प्रदेश में। अभी तक ये हिमाचल प्रदेश में रहेगी, हमने येलो से बनाई है, और येलो से दोस्तों चंद्रभागा नाम है। और ये जो चंद्रभागा है, ये चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में ही बहती है। यानी जैसे ही ये पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, इसी नदी का नाम बदल जाता है, और इसी को हम चेनाब कहते हैं। तो यहां से जब ये आगे बहेगी तो इसी को हम चेनाब नदी कहेंगे। चंद्रा और भागा से मिलकर बनी चंद्रभागा, और चंद्रभागा तब तक हम कहेंगे जब तक ये हिमाचल प्रदेश में रहती है, और जैसे ही हिमाचल प्रदेश के आगे ये पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, दोस्तों इसी का नाम बदल जाता है, इसी को हम चेनाब कहते हैं। चेनाब। और ये है चेनाब नदी। दोस्तों यही सवाल अभी पूछा गया था, अभी जल्दी में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, और ये नदी का नाम पूछा गया था कि बताइए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी सिंधु की सहायक चेनाब ही है, ठीक।
ठीक है, याद रखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मार्कर दूसरा देते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा, यहां पर एक पास यानी दर्रा बना है, एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, पास माने दर्रा, यहां लिख देता हूं, पास मीन्स दर्रा। दोस्तों जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर बनते हैं, और एक आपने नाम सुना होगा घाटी, जिसको हम इंग्लिश में वैली बोलते हैं, ठीक है। वैली हमेशा तलहटी से समुद्र की लगी होती है, अगर दो समुद्र तलहटी से अलग होते हैं तो बीच में एक दरार जैसी बनती है बड़ी सी, उसी को हम कहते हैं घाटी। और यहां पर दर्रा है नाम, यानी पास लिखा है, पास हमेशा पहाड़ों के ऊपर बनते हैं, एक तरफ से दूसरी ओर जाने का रास्ता होता है सॉरी। इसी रोहतांग पास से एक नदी निकलती है जो पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती है सॉरी, पहले ये हिमाचल प्रदेश में बहेगी, फिर पंजाब में, फिर पाकिस्तान में। रोहतांग पास से निकलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रावी नदी। रावी नदी। आगे बात करते हैं, अगली नदी जो है, यहां पर एक और पास है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, इसका नाम है शिव किला। यहां लिख देते हैं शिव किला पास, शिवकिला दर्रा। और शिवकिला दर्रे के एक नदी और है, उसको भी बना देते हैं हम, तिब्बत में ही एक जगह पड़ती है, एक लेक पड़ती है, इस लेक का नाम है राकस ताल। राकस ताल, या इसी का दोस्तों एक और नाम है राक्षस ताल। राकस ताल या राक्षस ताल। और इसी राक्षस ताल या राकस ताल से एक नदी निकलती है जो शिवकिला दर्रे से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब होते हुए यह नदी भी पाकिस्तान में बहती है। दोस्तों शिवकिला दर्रे से ये एंट्री करने वाली भारत की नदी, इसी को हम सतलज या सतलुज नदी कहते हैं। सतलज, सतलज को ही सतलुज कहते हैं। सतलज बराबर सतलुज, सतलज या सतलुज एक ही मतलब होता है। सतलज या सतलुज, ऐसा मत समझना कि अलग अलग नदी है, वो सेम नदी है। तो यहां पर सतलज नदी शिवकिला दर्रे से भारत के सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, और उसके बाद पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। दोस्तों यहीं पर रोहतांग दर्रे के पास में एक छोटा सा कुंड है, यहां पे हिमाचल प्रदेश में, और इसी कुंड का नाम है व्यास कुंड। मैं यहां लिख देता हूं व्यास कुंड। और इसी व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब राज्य में सतलज नदी से मिल जाती है। चूंकि ये व्यास कुंड से निकलती है, इसीलिए इस ग्रीन वाली नदी का नाम पड़ा व्यास नदी। ये है व्यास, व्यास नदी। तो दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि पंजाब राज्य का नाम पंजाब क्यों पड़ा। तो पंजाब का मतलब है पंच धन आब। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, पंजाब का मतलब होता है पंजाब बराबर पंच धन आब। पंच का मतलब होता है दोस्तों पांच, और आब का मतलब होता है जल, यानी
5 जल यानी 5 नदियों का जल। दोस्तों पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इन्हीं के नाम पर पंजाब राज्य का नाम पड़ा है पंजाब। पंजाब मतलब पंच आब यानी 5 नदियों का जल, यानी 5 नदियां पंजाब से होकर बहती हैं। अब उन नदियों का कभी कभी उत्तर से दक्षिण क्रम लगवा देते हैं, सीक्वेंस लगवाते हैं। तो दोस्तों हम लोग सीक्वेंस लगा लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है, ताकि कभी भी सवाल आए तो आपका गलत ना हो। अब पंजाब में देखिए पहली नदी है झेलम, तो हमने लिख लिया झेलम, नंबर 1 पर झेलम, झेलम। दूसरी नदी है चेनाब। हिमाचल प्रदेश में तो ये चंद्रभागा थी और यही चंद्रभागा पंजाब में चेनाब कहलाती है, तो दूसरी नदी हो गई चेनाब। तीसरी नदी, ये पहली झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी नदी ये रावी वाली, नंबर 3 रावी नदी, रावी, ठीक है, सब नदियां हैं। चौथी नदी, चौथी नदी देखो ऊपर सतलज में मिली है व्यास, और व्यास ऊपर से आती है, इसीलिए पहले लिखेंगे हम व्यास, और व्यास ट्रिब्यूटरी है सतलज की, तो 5वें नंबर पे होगा सतलज। सतलज या इसी को सतलुज भी कह सकते हैं, सतलज या सतलुज नदियां, सतलुज नदी। अब ये 5 नदियां उत्तर से दक्षिण का क्रम है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है ये इन 5 नदियों का। यही 5 नदियां पंजाब में बहती हैं। देखो दोस्तों, अब यहां सिंधु नदी मिलती है सतलज में, और जहां पर सिंधु नदी सतलज में मिलती है, इसी को एक नाम दिया गया है। यहां पर ये एक प्लेस है जहां पर मिलेगी, इसी का नाम रखा गया था हरिके। हरिके नाम इसका है, हरिके। लेकिन यहां पर जहां पर व्यास नदी सतलज में मिलती है, ये ग्रीन वाली व्यास है, येलो वाली सतलज है, सतलज को ही हम सतलुज भी कहते हैं, तो चाहे सतलज लिखो चाहे सतलुज लिखो एक ही बात है। यहां जहां व्यास नदी सतलज में मिलती है, इस जगह पर एक ब्रिज बनाया गया, ठीक है, और उसी ब्रिज के बनने की वजह से, चूंकि इस जगह का पहले से नाम था हरिके, लेकिन जब ब्रिज बनाया गया तो उसी को नाम दिया गया हरिके बैराज। तो ये जो हरिके है, इसका पूरा नाम हो गया हरिके बैराज। सवाल पूछा जाता है हरिके बैराज कहां है, तो हरिके बैराज पंजाब राज्य में है, यानी पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर, इस स्थान पर यहां पर व्यास नदी सतलज में मिलती है, और व्यास नदी का पानी अब सतलज में हो गया, सतलज में पानी बहुत ज्यादा हो गया, यानी कुल मिलाकर छोटी नदी है व्यास नदी, बड़ी नदी है सतलज नदी, तो व्यास सतलज की सहायक या ट्रिब्यूटरी कहलाती है। दोस्तों ये जितनी भी नदियां हैं, यानी झेलम, चेनाब, रावी और सतलज में पहले से व्यास नदी का पानी है, यानी पहले व्यास फिर सतलज नदियां पाकिस्तान में ये सब बहेंगी। पाकिस्तान में इन सभी नदियों का पानी एक जगह इकट्ठा होता है, उसी जगह का नाम है मुल्तान। उस जगह को हम लोग कहते हैं मुल्तान। यहां पे हम लोग इन सभी नदियों को बना देते हैं, एक जगह बना देते हैं। ये पूरी जो जगह है जहां इन सब नदियों का पानी आया है, इस पूरी जगह को हम कहते हैं मुल्तान। ये है मुल्तान, और मुल्तान पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मुल्तान प्रांत में ये सब नदियां आपस में मिल जाती हैं। अब जब सब नदियां आपस में मिलेंगी तो इन सभी नदियों का संयुक्त जल, जैसे चेनाब का, रावी का भी पानी मिलेगा इसी में, चेनाब का भी पानी मिलेगा, झेलम का भी पानी मिलेगा। ये सब नदियों का पानी जब एक साथ मिलता है, और ये सारा का सारा पानी सतलुज के नाम से बहता है। यहां भी इसको हम सतलज या सतलुज ही कहेंगे,
सतलज के नाम से ही यहां भी सतलज है। और जब ये सब नदियां एक साथ इकट्ठा होंगी और इकट्ठा होने के बाद इन सभी नदियों का संयुक्त जल यानी मिला जुला पानी एक साथ इकट्ठे रूप से बहेगा, उसका भी नाम सतलज नदी ही है। और सतलज नदी फाइनली लाल वाली में मिल गई। और जो लाल वाली है वो पहले से आपको पता है कौन सी है, उसका नाम है दोस्तों सिंधु नदी। और सिंधु नदी में सतलज नदी मिल जाती है, यानी अब ये सारा का सारा पानी सिंधु नदी में आ गया। अब जहां पर ये मिलेगी ये भी कोई जगह होगी, ये भी दोस्तों पाकिस्तान में पड़ती है और इसका नाम है मीठन कोट। मीठन कोट। और मीठन कोट दोस्तों पड़ता है पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के मीठन कोट में सतलज नदी सिंधु से मिल जाती है। और मिलने के बाद अब ये सिंधु ही पूरी कहलाएगी, आगे इसके जब पानी मिल जाएगा इसके आगे पूरा सिंधु कहलाएगी। और सिंधु के नाम से यहां अरब सागर में, ये अरेबियन सी है यानी अरब सागर, अरब सागर में यह ड्रेन हो जाएगी। यानी इसका जो मुहाना है, सिंधु का जो मुहाना होगा वो अरब सागर होगा और सिंधु नदी का जो उद्गम होगा वो सिन का बॉब होगा। तो जैसे सवाल हमने आपको बताया था, पूछते हैं कि नदी का मुहाना और नदी का उद्गम कौन सा है, तो सिंधु का उद्गम सिन का बॉब जो कि एक जलधारा है, और सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। और फाइनली सिंधु नदी का ड्रेनेज यानी मुहाना अरब सागर है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सिंधु नदी तंत्र समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें आपको कोई सवाल हो, आपको कोई समझ में ना आया हो, तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।